अच्छा चलो यहाँ पे देखो, हमने वैसे भी बोला था उस दिन सबको रजिस्ट्रेशन करने के लिए किस पे, एजाइल सीआरएम पे। ठीक है, तो एजाइल सीआरएम पे आप भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसके यूज़र नेम पासवर्ड क्या है यार, ये जो बनाए हो डेस्कटॉप पे स्क्रीनशॉट है, हाँ ये तो भाई ये आपका यूज़र नेम है और सॉरी ये क्या है, अच्छा और ये पासवर्ड है, अच्छा ये पासवर्ड है विवेक 123, ये आपका डोमेन है। ठीक है, चलो एक बार लॉगिन करके यूज़र आईडी या फिर योर ईमेल एड्रेस विवेक 770 ये देखो सेलेक्ट कर दिया और साइन इन किया। चलो ये लॉगिन हो रहा है ना, ये एक एप्लीकेशन है, एजाइल सीआरएम नाम है ना। ये इसका क्या है, यूज़र इंटरफेस है, ये इसका क्या है, यूआई है, जो हम आप क्या कर रहे हैं इस समय यूज़ कर रहे हैं। सर्वर इसका कहाँ है, जाने कहाँ है, हमें पता नहीं, शायद पता करें तो पता भी चल जाए, लेकिन इसका सर्वर मान के चलो हो सकता है कहाँ हो, नोएडा में हो, बेंगलोर में हो, या न्यूयॉर्क में हो, या कहीं भी इसका सर्वर हो सकता है। तुम इसका इस समय क्या यूज़ कर रहे हो, यूआई। तुम हो क्या, क्लाइंट। एज ए क्लाइंट तुमने क्या किया, यहाँ रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब तुम क्या कर रहे हो, लॉगिन कर रहे हो। और तुम देखो अभी लॉगिन भी किए, और इसके बाद यहाँ तरह तरह की फंक्शनलिटीज़ हैं। जैसे एक ये है इस सीआरएम में कि आप कॉन्टैक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। क्या क्रिएट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट्स। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करो तो यहाँ कॉन्टैक्ट्स के लिए ऑप्शन, कॉन्टैक्ट्स के लिए देखो यहाँ ऑप्शन आ गया, और फिर यहाँ देखो ऐड कॉन्टैक्ट करके एक बटन है ना, इस पर क्लिक करें तो हम क्या कर सकते हैं, एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हैं और उसकी डिटेल यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। एक तो ये फंक्शनलिटी है। ठीक है, एक चीज़ ये भी है कि जितने कॉन्टैक्ट्स बनेंगे हम सबको यहाँ पे बने हुए क्या कर सकते हैं। अगर मान लो हम 10 कॉन्टैक्ट बना दें न्यू करके, तो इस टेबल में 10 दिखाएंगे कि नहीं। तो हम कॉन्टैक्ट्स को क्या कर सकते हैं, सारे कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट देख सकते हैं, कौन कौन से कॉन्टैक्ट्स बने हुए हैं। प्लस किसी कॉन्टैक्ट पे क्लिक करें, अभी शायद किसी कॉन्टैक्ट पे क्लिक करें तो उसकी डिटेल भी मेरे सामने आ जाए। ये तो कॉन्टैक्ट एक बेसिक सा फीचर है। और क्या है, कैंपेन्स। याद रखना, दुनिया में कोई भी सीआरएम हो उसमें एक जरूर मॉड्यूल होता है, कौन सा, कैंपेन्स। कैंपेन का मतलब होता है कि भाई एक कस्टमर जो भी है, सीआरएम किस लिए है, कस्टमर के साथ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। तो कस्टमर्स के लिए हमने जो जो मार्केटिंग के क्या चलाए, कैंपेन्स चलाए। तो लोग होते हैं ना कैंपेन कई तरह से, सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कैंपेन चल रहा है, टीवी पे ऐड आ रहा है ना, यूट्यूब पे ऐड आ रहा है, फेसबुक पे है ना, बैनर्स लग रहे हैं, तरह तरह के क्या हैं। तो ये सब क्या है, मार्केटिंग के क्या है, कैंपेन्स हैं। तो भाई जब भी एक नया लीड, देखो एक चीज़ ये भी है, जैसे मान लो हम एक नया लीड जनरेट कर रहे हैं, मतलब जैसे मान लो एक कस्टमर मिला हमें, जैसे एक सॉफ्टवेयर हमने सीआरएम बना के दे दिया, सोचो उसका यूज केस, कस्टमर इसको यूज कैसे करेगा। एक मार्केटिंग का आदमी है जो जिसका काम क्या है भाई, इंटरेस्टेड लोगों से क्या करना, बात करना, उनसे उनको ढूंढना कि कौन कौन इस प्रोडक्ट में या इस चीज़ में क्या है, इंटरेस्टेड है। उससे पूछेगा, कोई इंटरेस्ट दिखाएगा तो पूछेगा ना ये कि भाई तुमको हमारे बारे में कहाँ से पता चला, तब वो बताएगा ना कि भाई हमारे यूट्यूब पे पता चला। इससे पता चला यूट्यूब पे। तो जब वो न्यू लीड क्रिएट करेगा तो उसमें हो सकता है लीड में ही एक फील्ड हो किसका, कैंपेन की, कि कैंपेन सेलेक्ट करो किस कैंपेन से मिला है। अब जैसे वहाँ 10-20 तुम्हारे क्या हैं, कैंपेन्स हैं, तो वहाँ एक कैंपेन्स, मतलब जब लीड क्रिएट कर रहे हो तो उसमें कैंपेन आईडी की ज़रूरत पड़ रही है। कैंपेन एक जानना हमेशा, कोई भी सीआरएम हो, कैंपेन उसका क्या है, एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैंपेन, लीड, अकाउंट, अपॉर्चुनिटी, पेमेंट, ये सब क्या है, जनरली एक सीआरएम में होते हैं। अच्छा और क्या है ये, ट्रिगर्स,
ट्रिगर्स का मतलब ये होता है यार कि किसी सिचुएशन में किसी चीज़ का क्या होना, स्टार्ट होना, उसी को क्या बोलते हैं, ट्रिगर। जैसे ट्रिगर है, बंदूक में ट्रिगर होता है ना, बंदूक जब गन होती है सिंपल सा, उसमें क्या होता है, ट्रिगर होता है ना। तो वो क्या है, वो लोहे का वो प्रेस करते हो तो वही क्या है, ट्रिगर पॉइंट है। वो किसी चीज़ को और वो करता है, फिर वो उसके ऊपर प्रेशर से, उसके ऊपर क्या होता है, जो भी वो है आपकी जो बुलेट है उसके ऊपर क्या पड़ता है, प्रेशर से या जो भी है उसके ऊपर दबाव पड़ता है, फिर वो वहाँ से बाहर निकलती है। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, ट्रिगर। ट्रिगर का मतलब होता है जब कोई चीज़ किसी सिचुएशन में आने के बाद अपने आप स्टार्ट हो जाए तो मतलब हम कहते हैं कि ये क्या हो गई, ट्रिगर है ना। तो हो सकता है इसमें कुछ ट्रिगर्स भी होंगे। ट्रिगर्स का मतलब किस सिचुएशन में क्या स्टार्ट हो जाना। जैसे मान लो एप्लीकेशन में एक फीचर हो कि जैसे कोई बंदा, जैसे ही किसी बंदे के, मान लो कोई कस्टमर है, कस्टमर से जो पेमेंट आ रही है, जैसे उससे आई हुई पूरी पेमेंट आज तक की मान लो 1 मिलियन से क्या हो गई, 1 मिलियन से क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, तो उसके लिए कुछ ऑफर और दूसरी चीज़ें क्या आ जाएंगी, अपने आप ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेट कर देगा। तो क्या होगा, वो ट्रिगर पॉइंट होगा ना, जब कस्टमर का अमाउंट, कस्टमर के द्वारा पे किया गया अमाउंट कितना हो जाएगा, 1 मिलियन हो जाएगा, तब वो चीज़ अपने आप क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो इस टाइप का इसमें कुछ होगा। ईमेल है और वीडियोस हैं, फॉर्म्स हैं, लैंडिंग पेजेस हैं, इस तरह से दुनिया भर के क्या है इसमें ऑप्शंस। क्लियर है ये? तो ये एक CRM एप्लीकेशन है और इसको तुम यूज़ कर रहे हो। और तुम याद रखना, हम यहाँ पे अगर मान लो इस होम पे क्या करें, क्लिक करें, तो ये होम पेज ओपन हो गया ना। याद रखना या फिर हम यहाँ पे आएँ कॉन्टैक्ट्स पे, ऐड कॉन्टैक्ट पे क्या करें, क्लिक करें, यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या करें, फिलअप करें, इस तरह से क्या करें, फिलअप करें और क्या करें, सेव करें। सेव करें, देखो एक नया कॉन्टैक्ट क्या हो गया, बन गया ना। इसके लिए भी याद रख लो, यहाँ से UI यूज कर रहे हो ना, UI से क्या गई, रिक्वेस्ट गई, UI से क्या गई, रिक्वेस्ट गई। और रिक्वेस्ट कहाँ गई, सर्वर पे। सर्वर पे था क्या, API, उसको ये रिक्वेस्ट मिली है ना। उसमें हमने अभी 2-4 डेटा भरा कि नहीं भरा, जो 2-4 डेटा भरा, यहाँ तुमने सेव बटन पे क्लिक किया, रिक्वेस्ट गई। सिस्टम का ये काम था कि उसे क्या कर देना, जेसन बना के API को क्या करना, दे देना। अब API के पीछे जो डेवलपर ने कोड लिखा था वो कोड गया, उसने चेक किया डेटा सही है या क्या है, गलत है। डेटा सही मिला तो उसको गया डेटाबेस में क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। और इसके बाद रिस्पॉन्स में जो डेटा सेव किया वो सारा डेटा क्या भेज दिया, रिस्पॉन्स में। और उसी रिस्पॉन्स में जो डेटा आया वहाँ से, जो तुमने भेजा था वही तो यहाँ दिख रहा है। तुमने रिक्वेस्ट में ये डेटा भेजा, API ने क्या किया, API ने उस डेटा को लिया। डेटा जो भेजा था तुम्हारा सिस्टम ने अंदर ही अंदर उस डेटा को किसमें कन्वर्ट किया, जेसन में। और वो डेटा किसके पास पहुंचा, सर्वर पे। सर्वर पे कौन है, API बैठी है, API को वो डेटा मिला। API में कोड लिखा है, वो कोड, उस कोड ने क्या किया, ये डेटा क्या किया, चेक किया कि डेटा सही है या गलत। सही गलत का मतलब सारी चीज़ जो भरनी चाहिए थी उसने भरी है कि नहीं भरी, जो जो चीज़ें उसको भरनी चाहिए थी वो भरी है कि नहीं भरी है, और सही भरी है कि नहीं भरी। इस कोड ने क्या किया, चेक किया। इसके बाद उसे कहाँ किया, डेटाबेस में डाल दिया। और जो डेटाबेस में डाला उसी को लेके एक जेसन में डाल के और क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। किसको, क्लाइंट के पास। तो जो डेटा आया जेसन में, और वही है सर्वर पे ही मान के चलो, जो डेटा वहाँ से आया उसको HTML के साथ उन्होंने क्या किया, मिक्स किया, और वही रिस्पॉन्स में यहाँ क्या कर दिया, भेज दिया। देखो ध्यान से, इस पेज पे 2 चीज़ें हैं, एक तो डेटा है और दूसरा क्या है, डिज़ाइन। यार ये HTML ये भी यहाँ से पैदा थोड़ी ना हो रही है, ये भी कहाँ से आ रही है, सर्वर से। सर्वर का ये सब काम है भाई। यहाँ से जो तुम करोगे, मान लो यहाँ पे क्या है, ऐड विडगेट्स है ना, ऐड विडगेट्स पे क्या करो, क्लिक करो। मान लो कि यहाँ पे किसी को तुमने क्या किया,
ऐड किया, ठीक है, मान लो तुमने क्या किया, ऐड रूल किया, रूल का नाम दे दिया जो भी है XYZ, कॉल स्क्रिप्ट कुछ भी लिख दी और इसे क्या कर दिया, सेव बटन पे क्या किया, क्लिक किया। फिर क्या गई यहाँ से, एक रिक्वेस्ट गई API के पास। रिक्वेस्ट में ये जो तुम्हारा डेटा भेजा गया डेटा था, देखो अभी इसमें कुछ गलत है, देख रहे हो, अभी इसे क्या हुआ, ये चीज़ डालनी थी नहीं डाले थे, हम क्या कर दिए, सेव बटन पे क्लिक कर दिए, गया डेटा यहाँ से, रिक्वेस्ट यहाँ से गई, दो डेटा के साथ गई, API के पास गई, API ने देखा, वो API कहा हमको 3 डेटा चाहिए था, आया कितना था, 2, डेटाबेस में सेव नहीं किया, एरर मैसेज एक भेज दिया और रिस्पॉन्स में। और अब देखो क्या करो, सेव करो, सेव हो गया कि नहीं हो गया, तो यहाँ से डेटा, यहाँ से क्या होगा, रिक्वेस्ट गई और उसका काम क्या है सर्वर का, फिर वहाँ से जो रिस्पॉन्स में डेटा निकालना है वो डेटा निकालना, HTML के साथ क्या करना, मिक्स करना, डिजाइन के साथ क्या करना, मिक्स करना और भेज देना। इसीलिए तो देखो, और डिजाइन सेम ही रहती है। अरे तुम अपना फेसबुक पे, अभी अपना फेसबुक का प्रोफाइल पेज खोलोगे, तुम्हारे पे कुछ और दिखेगा, तुम्हारे पे कुछ और दिखेगा, तुम्हारे पे कुछ और दिखेगा, लेकिन डिजाइन सबकी क्या रहेगी, सेम रहेगी ना, डेटा सबका क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। सर्वर का यही तो काम है, बस बीच में अब API को बैठा दिया गया। पहले क्या होता था, सारा सब कोड में ही रहता था, डेटा मेटा सब गड्ढमड्ढ किस में रहता था, कोड में ही। वो उतना ढंग से यूज, यार कोई भी चीज़ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दोगे, है ना, तो उसको यूज़ करना क्या हो जाएगा, उतना ही क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा ना। बस इन लोगों ने एक सिंपल सी चीज़ सोची, अरे अभी हम ही ऑटोमेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल कर दी तो कौन सा तीर मार लिए, बस यही तो किए, चीज़ को बस मैनेज कर दिए ना, उससे ही सारा इम्पैक्ट पड़ गया कि नहीं। वैसे ही सेम ये भी था, API का कंसेप्ट ये ले आए, कोड अलग रहेगा, डेटा का लेन देन एक ऐसी लैंग्वेज में। अभी देखो पहले क्या है, सिर्फ कोड रहे तो कोड में ही लॉजिक भी लिखा है, कोड में भी क्या है, डेटा भी है। अब कोड या लॉजिक मान लो जावा में लिखा है, जिसको यूज करना है वो .NET में लिखा है, कैसे यूज कर पाएंगे, नहीं यूज कर पाएंगे। मान लो वो जावा में लिखा है, तुम जावा में लिखे हो, तब भी कि किसी के कोड में से घुस के डेटा निकालना क्या है, टेढ़ा काम है ना। तुम ही सोचो, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल किए थे, पहले मेथड बना रहे थे, मेथड में ही सब कर रहे थे ना, उसी में लोकेटर भी लिख रहे थे और उसी में क्या कर रहे थे, और एक्शन भी परफॉर्म कर रहे थे। बाद में यही सोचने लगे ना, यार कल को दिक्कत आएगी जब लोकेटर की, तो हमें क्या करना होगा, पूरे में जाके ढूंढना पड़ेगा मेरा लोकेटर कहाँ है। क्या किया, बस उसको ऊपर सरका दिया, इसको नीचे, कोई बड़ा तीर थोड़ी मार दिया, कोई गणित का उसमें फार्मूला थोड़ी ने लगा दिया। वैसे ये भी कंसेप्ट था, बस इन लोगों ने कहा लॉजिक तो पीछे रखते हैं, डेटा का लेन देन बड़े सिंपल फॉर्मेट में करेंगे। किसमें, जेसन में, XML में, जिसको सारी दुनिया के हर टूल, हर लैंग्वेज, हर ऑपरेटिंग सिस्टम, हर डिवाइस जनरली क्या है, समझती है, यूज़ करती है, पहचानती है। दिक्कत ही खत्म हो गई, और कुछ थोड़ी ना API में, ठीक है। अब जैसे यहाँ दिख रहा है तुमको, ये UI है, लेकिन UI पीछे किसको हिट कर रहा है, API। और आज एक काम करते हैं, एजाइल CRM में भी पीछे APIs हैं, लेकिन वो API, किसी की API तुमको दिखती नहीं है जब तक वो सामने वाला अपनी API की डिटेल्स न दे या API को एक्सपोज न करे। अब एजाइल CRM वालों ने एक्सपोज कर रखा है। हम तो पहले यही सोच रहे थे, vTiger CRM में अगर API कंसेप्ट यूज हुआ तो ढूंढे कहीं से, लेकिन vTiger के उस वर्जन में तो नहीं मिल रहा है। जो नए वर्जन हैं उनमें वो लोग भी API का कंसेप्ट क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो तुम उन चक्करों मत पड़ो, तुम सिंपल सा देखते हैं, काम करते हैं। एजाइल CRM API डॉक्यूमेंटेशन इन लोगों ने कर रखा है भाई, और नेट पे पब्लिकली अवेलेबल API तो सभी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सब नहीं एक्सपोज कर रखे हैं। इन लोगों ने अपनी API एक्सपोज कर रखी है, और तुमको जाना है इस पे github.com। गिटहब जानते हो, समझ लो आज से एक साइट है जहाँ पे लोग कोड वोड रखते हैं। वहीं इन लोगों ने क्या किया है, अपने एप्लीकेशन, देखो याद रखो API क्यों बनाई जा रही है। वैसे भी एप्लीकेशन में क्या होती हैं, फंक्शनैलिटीज़ होती हैं ना, उन फंक्शनैलिटीज़ का लॉजिक कहाँ लिखा होता है, सर्वर पे होता है ना, डेवलपर कोड लिखता है ना, वही कोड अब बस API के फॉर्मेट में है। अब भी वही है, पहले अलग अलग क्या थी, फंक्शनैलिटी थी, अब भी अलग अलग फंक्शनैलिटी है। बस अब ये है API में हर फंक्शनैलिटी के लिए इन लोगों ने क्या बना रखी है,
एक एपीआई। तो तुम जब ये फंक्शनलिटी यूआई से हिट करते हो ना, पीछे उस फंक्शनलिटी के लिए जो बनी हुई एपीआई है वो क्या होती है, वो हिट होती है, वो क्या करती है, काम करती है। जैसे यही अब देखो, इसे ओपन करते हैं, github.com का ये जो डॉक्यूमेंटेशन है इन्होंने सारी प्रोवाइड करी रखी है, तो देखते हैं। ये लो, अब आके देखते हैं, इसे थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक, थिंग्स टू नो, ऑथेंटिकेशन, एपीआई की एंड पॉइंट्स। जैसे यहाँ देखते हैं क्या है, क्या लिखा है, कॉन्टैक्ट एपीआईज। ध्यान से देखो, एजाइल सीआरएम वालों ने क्या किया, फंक्शनलिटी सारी डेवलप की है, उनके लिए क्या बनाया है, एपीआई, और उसका डॉक्यूमेंटेशन इस तरह से पूरी डिटेल सामने क्या की है, लिख दी है। ऐसा ही तुम्हारे साथ डेवलपर भी करेगा। जब भी किसी कंपनी में जाओगे, तुमसे एपीआई टेस्टिंग की उम्मीद की जाएगी, तो जिस एपीआई डेवलपर ने एपीआईज क्या की होंगी, डेवलप की होंगी, हो सकता है वो तुमको उसकी क्या देगा, इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन देगा जहां उसके बारे में सारी डिटेल लिखी हो। और अच्छी बात बताओ, एपीआई कहाँ है, सर्वर पे, ठीक, तुम यहां से यूज कर रहे हो। अच्छा ये बताओ, किसी भी एप्लीकेशन के पेज के पास एक चीज देखे होगे तुम, कोई भी पेज खुला हो दुनिया में, ये चीज, इसे क्या बोलते हैं, यूआरएल बोलते हैं ना। हर पेज का क्या होता है, अलग यूआरएल होता है। कभी भी दो पेजेस का यूआरएल सेम नहीं हो सकता, कभी भी दो पेजेस का यूआरएल सेम नहीं हो सकता। ये देख लो, इसका यूआरएल अभी कुछ और दिख रहा है, अभी कोई दूसरा पेज खोलोगे तो उसका यूआरएल क्या होगा, कुछ और हो जाए। यही है ना यूआरएल। ये देखो, ये है इसका यूआरएल, ठीक। यूआरएल भी हमेशा याद रखना, कल बताए भी थे, ये स्टार्ट होगा HTTP या HTTPS से। आजकल जितने भी एप्लीकेशन है सब HTTPS पे ही बनते हैं, क्योंकि ये क्या रहते हैं, सिक्योर रहते हैं। इसके बाद ये आगे .com .in या जो भी लिखा हो, उसके बाद एक स्लैश दिखाई देगा, दिख रहा है ना स्लैश, इसके पहले जो भी है इसे बोलते हैं क्या, बेस यूआरएल। क्या ये क्या है, यहां तक क्या है, बेस यूआरएल। ठीक है, ये क्या है, बेस यूआरएल है। और इसके बाद भी जो है ये पूरा क्या है, अगर हम अभी देखें तो ये पूरा है यूआरएल। और उसमें भी क्या है, ये बेस यूआरएल है। और एक बात बता दें यार, इस हिस्से को बोलते हैं हम लोग क्या, हाँ, इसको बोलते हैं एंड पॉइंट। बोलने वाली बात है, देख यूआरएल तो पहले से देखते आ रहे हैं, बस बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेस यूआरएल। और एक बात ये देखना, किसी भी एप्लीकेशन में जनरली जब जाओगे, किसी भी एप्लीकेशन में जब जनरली तुम पहुंचोगे, तो तुम देखोगे उसके हर पेज का बेस यूआरएल क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अंदर का यूआरएल हर पेज का क्या होगा, अलग होगा। ये कभी भी दो पेजेस का यूआरएल मैच नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा, ये यूआरएल किस लिए होता है, ये यूआरएल ही बताता है कि सर्वर पे चीज कहाँ रखी है। ये बता तो रहा है यार, ये जो बता रहा है ये बेस यूआरएल, ये बताता है सर्वर का क्या है, एड्रेस, कि इंटरनेट पे वो चीज़ सर्वर पे कहाँ है, उसका सर्वर यही एड्रेस से तो ढूंढते हो। facebook.com के सर्वर पे कैसे पहुँचते हो, facebook.com लिख के पहुँचते हो ना। और ये बताता है, ये हिस्सा बताता है कि सर्वर पे वो चीज़ कहाँ रखी है। ये जो पेज खुल के आ रहा है वर्क फ्लो टेम्पलेट वाला, ये हो सकता है सर्वर पे वर्क फ्लो टेम्पलेट नाम का इन लोगों ने एक फोल्डर बनाया होगा, उसी के अंदर उससे रिलेटेड HTML सब रखा होगा, वही वहां से उठ के आ रहा है। कभी भी दो पेजेस का यूआरएल सेम
नहीं हो सकता। हमेशा दो अलग अलग पेजेस का यूआरएल क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ, आखिर यूआरएल के सहारे ही तो सर्वर से चीज़ उठा के ले आ रहे हो। अब एक बात और याद रख लो, ये जिसे क्या बोलते हैं हम लोग एपीआई, ये भी कहाँ रखी है, सर्वर पे ही तो रखी है, क्लाइंट के पास थोड़ी ना है। क्लाइंट तो यहाँ से हिट करेगा, एपीआई कहाँ रखी है, सर्वर पे। तो याद रखना, दुनिया की कोई भी एपीआई हो उसके पास एक चीज़ जरूर होगी जिसे क्या बोलते हैं, यूआरएल। बिना यूआरएल की कोई एपीआई नहीं हो सकती। अगर हमारे यहाँ पे इन लोगों ने, एजाइल सीआरएम वालों ने अगर 150 एपीआई बनाई होंगी तो हर एपीआई का एक एक यूनिक डेडिकेटेड यूआरएल होगा और सबका बेस यूआरएल क्या होगा, सेम होगा, लेकिन आगे की चीज़ क्या होगी, चेंज होगी। इस बात से सब एग्री करते हो। तो अब से याद रखना, कोई भी एपीआई होगी उसके पास एक सबसे बेसिक चीज़ क्या होगी, यूआरएल। उसी यूआरएल से ही तो सर्वर पे पहुंचेगा उस चीज को उठाने। क्लियर है ये? तो अब एक काम करते हैं, चलो यहीं पे कई एपीआईज बनी है, सबसे पहले हम किसको उठा रहे हैं, कॉन्टैक्ट एपीआईज। एक फंक्शनैलिटी है ना एप्लीकेशन में, अब जरा एप्लीकेशन में देखते हैं। तुमने इस एप्लीकेशन में एक फंक्शनैलिटी देखी होगी कि अगर हम मान लो किसी पेज पे खड़े हैं और अगर हम क्या करें, कॉन्टैक्ट्स पे क्या करें, क्लिक कर दें, तो तुम देख रहे होगे कि जितने कॉन्टैक्ट्स बने होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। आ रही है कि नहीं आ रही है? तुमने क्या किया, कॉन्टैक्ट्स बटन पे क्या किया, बटन या लिंक जो भी साइड में था उस पर क्या किया, क्लिक किया। अब सुनो क्या हुआ, जैसे ही तुमने क्लिक किया वहाँ क्या गई, सर्वर, वो सर्वर के पास क्या गई, रिक्वेस्ट। सर्वर पे इन लोगों ने एक एपीआई लिखी थी, उस एपीआई ने इस रिक्वेस्ट पे क्या किया, गया वो कॉन्टैक्ट्स डेटाबेस के अंदर, कॉन्टैक्ट्स टेबल के अंदर जितने कॉन्टैक्ट्स बने थे सबको क्या किया, उठाया, है ना। और भाई उठाने के बाद किस में दिया, जेसन में, और फिर उसको किस में मर्ज किया, एचटीएमएल के साथ, और वापस आपके पास क्या कर दिया, भेज दिया। आ रही बात समझ में? सिंपल सोचो, क्या कर रहे हो तुम, हम सिर्फ मान लो होम पे खड़े हैं, अब आए क्या किए, कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक किए, जानते हो। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से रिक्वेस्ट गई, वहाँ एक क्या थी इस काम के लिए, एक एपीआई बनी हुई थी, उस एपीआई ने ये रिक्वेस्ट लिया, रिक्वेस्ट के हिसाब से गया कहाँ, डेटा सर्वर में, वही डेटाबेस में, डेटाबेस में एक क्वेरी चलाई। अभी ठीक है डेटाबेस बहुत नहीं पता, लेकिन ये तो जानते हो एक क्वेरी क्या, सेलेक्ट, ऐसे ही होती है ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स, एक बेसिक सी क्या चलाई उसमें, क्वेरी चलाई। सारे कॉन्टैक्ट्स टेबल से उठ के उनकी सारी डिटेल आ गई, उसको फिर जेसन में करके आगे भेजा, और फिर इसके बाद उस जेसन को एचटीएमएल के साथ क्या किया, जेसन के डेटा को एचटीएमएल के साथ क्या किया, मिक्स किया, और फिर रिस्पॉन्स में यही पेज भेजा। देखो यहाँ दो चीज़ नहीं है, एक तो इसकी डिजाइन और दूसरा इसका क्या, ये डेटा बनाए हो तेरे, अभी हम कॉन्टैक्ट दिख रहा है ना। और एक चीज़ देखो ध्यान से, इसके लिए एजाइल सीआरएम वालों ने एक एपीआई बना रखी है। अच्छा, ये हम लोग क्या करते हैं, एपीआई को क्या भेजते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, ठीक है। तो लिस्ट कॉन्टैक्ट्स, ये देखो एक एपीआई है, ये इस पे हम अब देखो, अब हम चाहें तो यही सेम काम कि कितने कॉन्टैक्ट्स बने हैं उनकी डिटेल ले आना। अब देखो ध्यान से, ये देख रहे हो, लिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स ये एक एपीआई की रिक्वेस्ट है, और जब तुम क्या करते हो, जब तुम कॉन्टैक्ट्स पे क्या करते हो, क्लिक करते हो, जैसे ही कॉन्टैक्ट्स पे तुम क्लिक करते हो, वही एपीआई, लिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स वाली एपीआई क्या होती है, कॉल होती है, और उसी की जिम्मेदारी है क्या, कि जाके डेटाबेस से कॉन्टैक्ट्स ले आना, जेसन में दे देना। ये किसकी जिम्मेदारी है, इसी की। और ये चलो अभी हम लोग कर देखेंगे, अभी तो हम यूआई से कॉन्टैक्ट्स देख ले रहे हैं ना। अब यहाँ देखो, लिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स एक एपीआई है,
जिसका काम है जितने कॉन्टैक्ट्स बने हैं उनकी सारी लिस्ट लेके आ जाना। 1 2 3 4 5, अगर 10 बने होंगे तो 10, 100 बने होंगे तो 100, 1 बना होगा तो 1। और यहां लिखा है dev/api/contacts, ठीक है। ये क्या है? URL है। तुम कहोगे सर जी URL है तो फिर HTTPS कहाँ गया है और बेस URL कहाँ गया? तो बेस URL वो कह रहा है, इसका तुम्हारा बेस URL क्या है भाई? देख लो, यही है ना बेस URL। तो उसका कहने का मतलब है ये है आपका बेस URL और इसी में क्या जोड़ लो? dev/api/contacts कॉपी किया और इसको हम ले आए, यहाँ क्या कर दिया? पेस्ट। ये उस API का क्या है? URL। हर API का होगा। आगे देखते हैं क्या है। अब अच्छा एक चीज और दिख रही है, मेथड। और मेथड का नाम क्या दिख रहा है? गेट। कल वैसे भी हम तुमको 1-2 बात बताए थे, एक बेसिक बात बताए थे कि जब भी एक क्लाइंट सर्वर को डेटा भेजता है तो उसको बोलते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट। जब एक क्लाइंट क्या करता है, सर्वर से सिर्फ डेटा क्या करता है? मंगाता है, तो उसको बोलते, वो पाता है तब कुछ ना, मंगाएगा तो पाएगा ना, इसीलिए उसका नाम क्या होता है? गेट रिक्वेस्ट। तो ये बता रहा है कि लिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स क्या है? मतलब एक लिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स एक क्या है? API बनाई गई है सारे कॉन्टैक्ट्स को लिस्ट करने के लिए। इसका URL ये है। URL में कह रहा है कि बेस URL अपने हिसाब से अपना क्या करो? जोड़ लो। ऐसा क्यों बोल रहा है? ऐसा इसलिए बोल रहा है कि कोई दूसरा आदमी जब इस पर करेगा तो उसका बेस URL क्या होगा? अलग होगा ना। अच्छा, और मेथड कौन सा है? गेट। तो हम इससे एक बात हमें ये समझ में आ जाएगी, इस API का काम सिर्फ डेटा ले आना है, डेटा भेजना। मतलब इस API से हम डेटा भेजेंगे नहीं, इससे बस हम क्या करेंगे? डेटा मंगाएंगे। और देखो और डिटेल लिखी है भाई, थोड़ा अंग्रेजी पढ़ना सीखो। और नहीं है तो इतनी तो अक्लमंदी दिखाओ कि इसे कॉपी करके गूगल ट्रांसलेटर पे क्या करो? पेस्ट करो, तब समझो। देखो साफ साफ लिखा है, रिटर्न्स लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स इन डोमेन विच आर ऑर्डर्ड बाय क्रिएशन टाइम। कह रहा है आपको एक जितने कॉन्टैक्ट्स बने हैं उनकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी, सारे कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे। और किस ऑर्डर में? बाय क्रिएशन टाइम। मतलब हो सकता है कि जो अभी क्रिएट किया हो पहले नंबर पे हो, जो उसके बाद क्रिएट किया गया, तो जो उनका क्रिएशन टाइम रहा हो उसके हिसाब से उस ऑर्डर में हो। इसके बाद और कुछ कहानी लिखी है, फॉर द रिस्पॉन्स इन दी। और ये भी बोल रहा है कि जो रिस्पॉन्स आएगा वो किस में आएगा? जेसन में। सब देखो सब मिल रहा है तुम्हें। अब कह रहा है ऐड दी हेडर एक्सेप्ट एज एप्लीकेशन जेसन। चलो ये अभी हम दिखाते हैं इसका क्या मतलब, लेकिन ये याद रखना, एक लाइन लिखी है, ऐड दी हेडर एक्सेप्ट एज एप्लीकेशन जेसन। फिर और बात लिखी है, पढ़ो ना। बाय डिफॉल्ट द रिस्पॉन्स विल बी इन XML फॉर्मेट। ये कह रहा है कि बाय डिफॉल्ट जो किस में आएगा? XML में आएगा। लेकिन ये जोड़ दोगे, इसका कैसे जोड़ना अभी हम बताते हैं, हर चीज़ बताएंगे, ठीक है। तो आपको जेसन में भी मिल सकता है और किस में मिल सकता है? XML में भी। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। और फिर इसके बाद एक चीज़ लिखी है क्या? कर्ल। कर्ल जो है ये क्या है? CURL है। ये कर्ल पढ़ते हैं लेकिन है क्या? ये C है और वर्ड क्या है? URL है। देख नहीं रहे हो कर्ल में क्या चीज़ है? URL ही तो है ना। चलो अभी एक काम करते हैं, सारी डिटेल्स इनके बारे में भी देखेंगे। और ये भी बता रहा है कि जब तुम इस API को रिक्वेस्ट भेजोगे, इसके बाद भाई साहब आपको इस तरह से पूरा डेटा मिलेगा। जो अकाउंट, ये तो सैंपल पे, मतलब API बनाने वाला आपको सब दे देगा कि भैया मेरा URL ये है, इस API का काम गेट है कि पोस्ट है ये भी बता देगा, उसका URL बता देगा, क्या करना है उसकी डिटेल भी लिख दिया है और सैंपल भी दे दिया है कैसा रिस्पांस किस फॉर्मेट में आएगा और क्या चाहिए बताओ। अब जरा इसको हम लोग अब खुद से क्या करते हैं, ये तो डेवलपर ने बनाया, डिटेल लिखी, हमारे साथ क्या कर दी? शेयर कर दी। अब मेरा काम क्या है? इसे क्या करना? टेस्ट करना। उसके लिए हमने क्या इंस्टॉल किया है? पोस्टमैन इंस्टॉल करना बताया था ना। इंस्टॉल करने के टाइम पे जब लॉन्च करोगे तो गूगल लॉगिन को बोलेगा, गूगल लॉगिन कर देना।
और आपका पोस्टमैन इस तरह से ओपन हो जाएगा। चलो भाई देखो, ये है सामने पोस्टमैन, ठीक, कोई दिक्कत? अब इसमें देखो एक कंसेप्ट है, ये पोस्टमैन सबसे पहले ऐसा ही खुलेगा। ये एक टूल है जिसके सहारे उस एपीआई को हम क्या कर सकते हैं, उस या किसी भी एपीआई को हम टेस्ट कर सकते हैं। अभी देखते हैं कैसे करेंगे। इसमें भी देखो एक कंसेप्ट स्टार्टिंग में दिख रहा है, क्या, माई वर्क स्पेस। तो इसमें भी एक कंसेप्ट होता है, जैसे नहीं क्लिप्स वाले करते हैं, भैया ओपन करोगे तो हमें सबसे पहले क्या बनाओगे, वर्क स्पेस। तो ये लोग भी कहते हैं कि भाई क्या बनाओ, ये वर्क स्पेस बनाओ, ठीक है। तो चलो माई वर्क स्पेस है, या यहीं से एक ऑप्शन है किसका, न्यू का। और मान लो हमारे जो भी हैं, ये हम जो बना रहे हैं, मेरे पास कैसी एपीआई किस टाइप की हैं रिक्वेस्ट, HTTP और HTTPS, यही है ना। तो ये HTTP वाला सेलेक्ट करते हैं। अच्छा सर, ये तो रिक्वेस्ट बना रहा है। या यहाँ देखो क्या है, वर्क स्पेसेस, यहाँ पे आ रहा है ना वर्क स्पेसेस। तुम बनाए थे कि नहीं? अच्छा, पहले से ही अपने आप क्या है, माई वर्क स्पेस बना है। हम चाहें तो नया, चलो हम क्रिएट वर्क स्पेस कर देते हैं। और वर्क स्पेस का नाम चलो ब्लैंक वर्क स्पेस, ठीक है। और इसके बाद क्या कह रहा है, नेक्स्ट, एक नेम दे देते हैं। नेम देते हैं सपोज करो एजाइल, है ना, अंडरस्कोर CRM। और वैसे नहीं भी बनाते तो एक बाय डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस आ ही जाएगा, कौन सा, माई वर्क स्पेस। अब ये देखो हम किस वर्क स्पेस पे, एजाइल से। वहाँ हम लोग क्या करते थे भाई, वर्क स्पेस बनाते थे, फिर क्या बनाते थे अंदर, प्रोजेक्ट ना। तो ये लोग कंसेप्ट देते हैं किसका, कलेक्शन का। ये लोग कहते हैं आप यहाँ सारी एपीआई यहीं टेस्ट करोगे, सब रख के ना, सारी एपीआई यहीं कलेक्ट करके रखोगे, तो इसलिए क्या बोलते हैं ये लोग, कलेक्शन। तो चलो हमने कह दिया जब भाई मेरा ये कलेक्शन है, ठीक है सर, इस पर कलेक्शन भी अगर हम क्या बनाना चाहें, कलेक्शन है ये, ठीक है। अब यहाँ पे कलेक्शन में भी क्या किया हमने, मान लो न्यू किया, ठीक है। और यहाँ पे आ गया क्या, कलेक्शन को कुछ नाम देना हो, नहीं आया यहाँ से, यहाँ नाम आ रहा है ना, यहाँ नाम देते हैं। मान लो लिख देते हैं एजाइल अंडरस्कोर एपीआईज, क्योंकि सारी एपीआईज यहीं रहेंगे ना। तो ऐसे बना दिया, उसको क्या कर दिया, एक नाम दे दिया, बन गया यही टेस्ट। तो क्या करोगे भाई, आप वर्क स्पेस बनाओगे, वर्क स्पेस के अंदर क्या बनाओगे, कलेक्शन बनाओगे, कलेक्शन के अंदर आओगे। अब तुमको टेस्ट करना, फिर से सोचो एपीआई कहाँ रखी है, सर्वर पे, तुम क्या हो, क्लाइंट हो। ये जो पोस्टमैन है ये भी क्या है, क्लाइंट है। हमें यहाँ से उस सर्वर पे जो एपीआई रखी है वहाँ क्या भेजेंगे, रिक्वेस्ट, क्या भेजेंगे, रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे तुमको जाना होगा, इस पे क्या करो, क्लिक करो, एक सेकेंड, यहाँ देखो आया ऐड ए रिक्वेस्ट, मतलब वही एक नई रिक्वेस्ट बनाओ या ऐड करो। चलो अब रिक्वेस्ट का नाम क्या है, क्या रखें, बताओ क्या करेगा। ये हम एक रिक्वेस्ट बनाए, उसके लिए करना है जो सारे कॉन्टैक्ट्स लेके आए। नाम क्या रखें, गेट ऑल कॉन्टैक्ट्स, यही कर रहा है ना। नाम में गेट रखें न रखें मेरी मर्जी है, या ऐसा लिख दें क्या, फेच वर्ड भी यूज होता है ना निकालने के लिए, ऑल कॉन्टैक्ट्स। तो ये दे दिया जी उसको नाम। इसके बाद ये जो रिक्वेस्ट भेजने वाले उसको नाम दिए हो, नाम तो कुछ भी दे सकते थे, जिस रिक्वेस्ट से तुम जहाँ रिक्वेस्ट भेजने वाले हो। अब तुम्हें ये बताना होगा, अब तुम्हें ये बताना होगा कि वहाँ पे जो रिक्वेस्ट भेज रहे हो वो रिक्वेस्ट किस टाइप की है। इन लोगों ने बताया था ना
देखो भाई, सब बता रही दुनिया तुमको, अब तुम देखो भी ना तब गड़बड़ है। मेथड क्या है? गेट ना। तो भैया यही तुमको यहाँ सेलेक्ट करना है कौन सा मेथड है, क्या करने वाले हो। वो एपीआई गेट वाली है ना, तो मनमानी कुछ भी नहीं सेलेक्ट कर सकते। क्या सेलेक्ट करोगे? गेट। इसके बाद क्या मांग रहा है भाई? इंटर यूआरएल और पेस्ट टेक्स्ट। तो ये यूआरएल की बात कर रहा है। लो यूआरएल तो हम लिख के बैठे थे ना, कहाँ गया? यही था ना, जोड़ दिए थे ना। कुछ है बेस यूआरएल और बाकी वाला वहाँ से कॉपी किए थे। लो जी आ गया। और अब इसको भेजते हैं, एपीआई को क्या करते हैं? भेजते हैं, सेंड करते हैं। नहीं हुआ कुछ, ये जो कुछ एरर HTML आ रहा है, ध्यान से देखो, एक चीज दिख रही है 401 अनएथराइज्ड। बताओ ये कॉन्टैक्ट अपने सिस्टम में, अपने उस पे अकाउंट के लिए किसने ऐड किया है? विवेक ने। और ये कोई भी आदमी तुमको यूआरएल मिल जाए तो क्या हिट करके उसकी डिटेल निकाल लो? भाई फेसबुक में किसी के एप्लीकेशन का अंदर के पेज का यूआरएल मिल जाए तो क्या तुम करोगे? उसके फेसबुक में घुस जाओगे? नहीं ना। यूजर नेम और क्या मांगता है? पासवर्ड ना। भाई सिक्योरिटी रहती है कि नहीं यार? तो ये एपीआई भी पूरी तरह से सिक्योर बनाई जाएगी। हवा में नहीं रिक्वेस्ट भेज सकते हो, सर्वर पे जा रही है रिक्वेस्ट ना, लेकिन सर्वर पहले चेक करेगा कि तुम वो भेजने लायक हो भी कि नहीं। ऐसे थोड़ी ना, तब तो भैया किसी का यूआरएल पा जाए, किसी की भी इंफॉर्मेशन हम क्या करें? उड़ा लें। एप्लीकेशन में ही देखे हो ना, अगर मेरे फेसबुक में मेरे अंदर के पेज का यूआरएल तुम्हें कॉपी करके पेस्ट दे दें तो क्या तुम खोल लोगे? नहीं खोलोगे। जब तक मेरे यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन नहीं होगे तब तक मेरी इंफॉर्मेशन तुमको दिखेगी नहीं। तो भैया इसी को क्या कहते हैं? चीज का सिक्योर होना। क्या होना? सिक्योर होना। बात नंबर 1, उस चीज का पासवर्ड क्या होना? प्रोटेक्टेड होना। और बात नंबर 2, इसी काम को कि जब तुम यूजर नेम और पासवर्ड भेजते हो तो सबसे पहले तुम्हें क्या करता है? सर्वर ये वेरीफाई करता है कि तुम्हारा यूजर नेम और पासवर्ड सही है या नहीं। इसी को बोलते हैं क्या? ऑथेंटिकेशन। क्या बोलते हैं? ये वर्ड याद रखना भैया, ये इंटरव्यू में पूछते हैं। सोचो, एक सिंपल सा वर्ड है लेकिन इसके बारे में पूछेंगे। ऑथेंटिकेशन। सर्वर हमेशा क्या करता है? ऑथेंटिकेशन करता है आपके यूजर नेम पासवर्ड से, और आपका यूजर नेम पासवर्ड सही होता है। ऑथेंटिकेशन अगर पास हो जाता है तब वो आपको क्या करता है? एथराइज करता है। क्या करता है? एथराइज। 2 वर्ड चलते हैं, ऑथेंटिकेशन, एथराइजेशन। मतलब पहले आपको ऑथेंटिकेट करेगा, आपको चेक करेगा आप सही हो या गलत, फिर आपको उस चीज को यूज करने की क्या देगा? इजाजत देगा। तब तुम्हें क्या करेगा? वो एथराइज करेगा। 2 वर्ड होते हैं, ऑथेंटिकेशन एंड एथराइजेशन। और याद रखना, हमेशा पहले ऑथेंटिकेशन होता है, उसके बाद एथराइजेशन होता है। बिना ऑथेंटिकेशन के एथराइजेशन नहीं होता। जहां बिना ऑथेंटिकेशन के एथराइजेशन दिया जा रहा हो तो समझ जाना वो कोई पब्लिक एपीआई है जो कह रही है इसको कोई भी एक्सेस करे। जैसे हो सकता है मौसम विभाग है, मौसम विभाग है, उसकी एपीआई भी है भाई, नेट पे ढूंढो, मिलेगी। वहाँ से जो दुनिया भर के मोबाइल पे सब आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? किसी ने अपना सैटेलाइट छोड़ा है? सैटेलाइट तो इंडियन गवर्नमेंट छोड़ी है ना, डेटा इंडियन गवर्नमेंट के पास आ रहा है। उसने उस डेटा को पब्लिक एपीआईज के थ्रू क्या कर रखा है? अवेलेबल कर रखा है, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। लेकिन याद रखना, कोई भी जो एप्लीकेशन तुम टेस्ट करने वाले हो या कोई भी जनरली एप्लीकेशन होगा तो पहले क्या होगा? ऑथेंटिकेशन, तब क्या होगा? एथराइजेशन। और वही एक चीज़ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस कर रहे हो। इसीलिए देखो आ भी रहा है 401 अनएथराइज्ड। ये तभी आता है जब आप किसी एपीआई को यूज करने की कोशिश करते हो बिना यूजर नेम पासवर्ड के या गलत यूजर नेम पासवर्ड से। ठीक है, अब आते हैं जरा यहाँ भाई इनका। अब देखो दिख रहा है सब कुछ, और एक चीज दिख रही है क्या? परम्स। एक चीज दिख रही है क्या? ऑथ। ये उसी लिए है। परम से मैं अभी बाद में देखेंगे परम्स क्या होता है, पहले हम क्या देख रहे हैं? ऑथ।
आथ में ही ये इंफॉर्मेशन दी जाती है कि कैसे करना है। तो यहां भी देख रहे हो बहुत ढेर सारे ऑप्शन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि आपकी एपीआई आपको किस तरह से ऑथेंटिकेट करती है। आगे दिखाएंगे सबके ऑथेंटिकेट करने के तरीके अलग अलग होते हैं। कई ऐसी एपीआई होती हैं जो कहती हैं यूज़र नेम और पासवर्ड दो। कई ऐसी एपीआई होती हैं वो जो 6 चीज़ मांगती हैं, यूज़र नेम भी मांगती हैं, पासवर्ड भी मांगती हैं और 4 चीज़ और मांगती हैं। जब 6 के 6 चीज़ दोगे तब तुमको वो ऑथेंटिकेट तुमको पहचानेंगे और तब तुमको एथराइज करेंगे कि अब तुम डेटा एपीआई हिट करके डेटा निकाल सकते हो या डेटा डाल सकते हो। ठीक है, उसका नाम जैसे ये है OAuth 2.0, लेकिन हम यूज़ करने वाले हैं कौन सी, बेसिक ऑथ, जो सिर्फ 2 चीज़ पर चलती है, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो चलो जी बेसिक ऑथ सेलेक्ट कर लिए। यहाँ आया कि नहीं यूज़र नेम और पासवर्ड। अब यहाँ आते हैं, क्या था यूज़र नेम भाई, विवेक 770 viveek770@ka.com। ठीक है, और पासवर्ड है VK 1 से 9 तक, VK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अच्छा ये सब किए तो देख रहे हो यहाँ एक बटन भी है, कौन सी, सेव, क्लिक कर दो। अब क्या हो गया, सेव हो गया। जरा ध्यान से देखना, ये रिक्वेस्ट वाला एरिया है, मेथड सेलेक्ट किए हो, गेट URL दिए हो और एथराइजेशन में बता दिए हो बेसिक ऑथ है और यूजर नेम और क्या बता दिए हो, पासवर्ड। और ये नीचे वाला हिस्सा देख रहे हो, यहीं आएगा रिस्पांस। अब भेजते हैं। अब क्या आया, 200 आया, हरे कलर से आया है, मतलब अब चीज़ क्या होगा, ओके। पहले क्या आ रहा था, ये भी बताएंगे क्या 200 का मतलब है, क्या 401 का, लेकिन ये देखो पहले 401 और अनएथराइज्ड आ रहा था, अब 200 और क्या आ रहा है, ओके। तो देख के पॉजिटिव मैसेज लग रहा है कि नहीं, इसका कहने का मतलब। और ये देखो जी, ध्यान से देखो, दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई आपको, यही सारे कॉन्टैक्ट्स हैं भाई। एक काम करते हैं, इसे क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, जरा नोटपैड पे इसको ओपन करके देखने की कोशिश करते हैं। लो जी, ये है भाई। भाई देखो, एक कॉन्टैक्ट था, उसकी आईडी क्या है, जैसे आधार नंबर नहीं होता वैसे ही इसकी आईडी क्या है, ये है, टाइप क्या है, पर्सन है, फर्स्ट नेम क्या है, ऐसे कुछ डाले थे हम ना, लास्ट नेम क्या है, ये है, क्रिएटेड टाइम क्या है, ये है, इस तरह। ये थोड़ा सा लग रहा होगा अजीब कि यार सर जी क्रिएटेड टाइम ऐसा कैसा आ रहा है, ये कौन सा घड़ी है ना, बताते हैं इसका भी रीजन है क्या है। और ये सारी चीज़, अपडेटेड टाइम 0 मतलब अपडेट नहीं किया गया कभी, लिस्ट कॉन्टैक्ट, लास्ट कॉन्टैक्टेड कभी कॉन्टैक्ट नहीं किया, मतलब ये सारी डिटेल उसके बारे में आ रही है कि नहीं, और एक के नहीं आ रही होगी। अच्छा अभी तो इसमें एक ही बना है, तो एक की ही आ रही है, नहीं नहीं 2 बने हैं, ध्यान से देखो, एप्लीकेशन भी देख लो, कहाँ गया, 2 बने हैं ना, एक तुम बनाए हो और एक क्या है, पहले से इन्होंने बना के 2 बने हैं कि नहीं। देखो दोनों की डिटेल यहाँ पे आई है। और देखो भैया ऐसे बड़े आश्चर्य से मत ताको इसको, ये देखा हुआ है, HTML जैसा ही तो है ये। देखो कलेक्शन पे शुरू हुआ है और कलेक्शन पे क्या हुआ है, ख़त्म हुआ है। कॉन्टैक्ट पे फिर शुरू हुआ है, कॉन्टैक्ट पे क्या हुआ है, ख़त्म। भाई XML डेटा रखने का एक तरीका है। अब फिर कॉन्टैक्ट के अंदर क्या है, अब देखो क्या बोलोगे, कलेक्शन पेरेंट है, कॉन्टैक्ट उसका क्या है, चाइल्ड है, उसका चाइल्ड कौन है, फिर आईडी है, फिर टाइप है इसका सिबलिंग आईडी का, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, सारा डेटा इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये भी डेटा रखने का एक क्या है, तरीका है, XML। क्या नाम है इसका, XML। और खूब API में यूज होता आया है और आज भी यूज होता है। तुम देख रहे हो कि ये जो रिस्पांस दिया वो किस में दिया, XML में दिया।
और जेसन में नहीं दिया। और भैया ये बात यहाँ पढ़ते तो लिखी थी, इसीलिए कह रहे हैं पढ़ना बहुत जरूरी है। बाय डिफॉल्ट द रिस्पॉन्स विल बी इन XML फॉर्मेट। ये कह रहा है कि आप रिक्वेस्ट भेजोगे तो रिस्पॉन्स किस में पाओगे, XML में। और लेकिन एक चीज देखो, यहीं पे एक बात और लिखी थी, ऐड दी हेडर एक्सेप्ट एज एप्लीकेशन जेसन। अब ये कह रहा है कि अगर आप यहाँ क्या कर दोगे, जैसे और कहाँ आ रहा है, हेडर वर्ड आ रहा है ना, तो पकड़ो भाई, इसमें अभी एक चीज़ और भी आपको दिखाई देगी, वो ये परम्स था, ये हम अभी डिस्कस नहीं किए। ये क्या है, आथ, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लिए हैं। बगल में दिख रहा है ना हेडर्स, हेडर्स है ना, और हेडर्स में क्या क्या है भाई, खाली दिख रहा है, लेकिन देख रहे हो, हाँ हेडर्स ऐसे रहेगा, की और वैल्यू, लेकिन हेडर्स देखो एक भी नहीं दिख रहा है क्योंकि 7 हैं, लेकिन क्या है, हिडन। क्लिक कर दो, दिखने लगेंगे। इथराइजेशन या वह दुनिया भर की। एक्सेप्ट में क्या लिखा है, बोलो, एक्सेप्ट में क्या लिखा है, */* मतलब कुछ भी। और यहां देखो, पढ़ो क्या लिखा था, ऐड द हेडर एक्सेप्ट एज एप्लीकेशन /JSON। जो */* लिखा था वही लिख दिया जाए क्या। चलो क्या करें, सॉरी, अच्छा यहाँ नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। नीचे क्या करो, एक ऐड कर दो, नाम क्या रखो, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट और वैल्यू दे दो एप्लीकेशन जेसन, दे दिए ना। और इसको फिर क्या कर दो, सेव कर दो, और अब सेंड करते हैं। अब डेटा कैसे आया, जेसन में आया ना। जेसन कुछ अभी ज़्यादा नहीं बताए हैं जेसन के बारे में, कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो पता है कि भाई जेसन कर्ली ब्रेसेस में होती है ना, कुछ अजीब सी दिखती है। देखो अजीब से क्या, ये ज़्यादा अजीब दिख रहा, टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है ना जेसन, इसीलिए तो ज़्यादा चलने लगा। जेसन XML से ज़्यादा इजी है, देखने में साफ है, चलने में फास्ट है और लाइट भी है। इसी वजह से लोग जेसन ज़्यादा यूज करते हैं। देखो वही डिटेलवा है, कुछ अलग चीज़ नहीं लिखी है। लिखा है ना, आईडी ये है, क्रिएटेड टाइम ये है, फलाना है, दिमाग का वही इंफॉर्मेशन, तब भी ज़्यादा साफ सुथरी दिख रही है कि नहीं पहले से। तो भाई जेसन में तो देख लो वही डिटेल। सोचो अभी हम तुमसे कहें जितने कितने कॉन्टैक्ट्स हैं सारी डिटेल ले आओ, तो तुम क्या करोगे अगर UI यूज़ करो तो? पहले यूज़र नेम डाल के, पासवर्ड डाल के लॉगिन करोगे, कॉन्टैक्ट्स में जाओगे, क्लिक करोगे, कि कॉन्टैक्ट को खोलोगे, उनकी डिटेल निकालोगे, एक जगह कॉपी पेस्ट करोगे ना। सोचो हम यही यहाँ से क्या कर दें, सेंड कर रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है बताओ? 2 सेकंड, हार्डली 2 सेकंड में वही डेटा ये उठा। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, उस API को जब हम UI हिट करते थे, UI किसको हिट करता था, API को, आज उसी API को हम डायरेक्टली हिट कर रहे हैं। आई बात समझ में? और यही देखना, यही रिक्वेस्ट जो डेवलपर का भेजी हुई डिटेल थी उसके सहारे रिक्वेस्ट चलाना और रिस्पांस को चेक करना कि चीज़ सही आ रही है या नहीं। जैसे गलत क्या हो सकता है, मान लो टाइप ना आता तो ये क्या था, गलत था। या टाइप की वैल्यू पर्सन नहीं कंपनी होती तो क्या था, गलत था। यही तो डिफेक्ट होता, यही तो हमें देखना है कि भैया अच्छा वहाँ कॉन्टैक्ट हमने जो बनाया था, जो यहाँ आ रहा है वही सेम है या नहीं। देखो कहीं दिख रहा है उसका नाम, ये देखो आ गया ना, वही नाम यहाँ आ रहा है कि नहीं। यही तो टेस्टिंग करोगे
भाई कहाँ से आ रहा है? सर्वर से ही ना। अगर गलत आ रहा होगा तो मतलब एपीआई सही काम नहीं कर रही है, तो यूआई पे सही होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बस वो टेस्टिंग तुम 10 मिनट में करते, इस टेस्टिंग का रिजल्ट तुम्हें कितने सेकंड में आ रहा है? 2 सेकंड में आ रहा है। वहाँ फेच करने में हो सकता है 10 में। अगर मान लो 1000 कॉन्टैक्ट होते तब यूआई से बड़ा टाइम लगता ना। यहाँ से बस भेजते, भाई 1000 लेके आ रहा है, नहीं दोस्तों 4 सेकंड ले लेगा, लेकिन सारी डिटेल आ जाएगी और अपनी डिटेल को टेस्ट कर लो। अगर डिटेल यहाँ सही आ रही है, क्योंकि यही डिटेल कहाँ जाएगी? यूआई पे जाएगी, और कहीं अलग से यूआई पे बन के डिटेल नहीं आने वाली। अगर यहाँ सही आ रही है तो वहाँ भी सही जाएगी। अगर ये एपीआई टेस्ट कर लिए तो तुम ये टेस्ट कर लिए कि डेवलपर ने जो लॉजिक लिखा है वो सही काम कर रहा है। और अगर कोई चीज़ डेवलपर का काम सही है और फिर भी यूआई पे गड़बड़ आ रहा है, मतलब देखो 2 चीज़ें देखो, एक तो ये हो सकती है अगर डेवलपर का काम गलत है तब यूआई पे सही आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर डेवलपर का काम सही है, उसका कोड सही है, वो सही चीज़ भेज रहा है, लेकिन फिर भी यूआई पे चीज़ सही से डिस्प्ले नहीं हो रही है, तो ये गलती डेवलपर की नहीं, डिज़ाइनर की है। 2 तरह के जीव है ना भाई, एक डेवलपर है और एक क्या है? डिज़ाइनर है ना। डिज़ाइनर बहुत बड़ा जीव नहीं है, छोटा जीव है, छोटी सैलरी लेता है, उसका काम है क्या? यूआई डिज़ाइन करना, HTML लिखना। भाई उसी HTML में ही उसका लॉजिक का डेटा मिक्स होके तो यहाँ आता है। अगर हमने एपीआई टेस्ट की और एपीआई में डेटा सही आ रहा है तो हम ये मान सकते, तब हम ये कहेंगे कि डेवलपर का कोड क्या है? सही है, परफेक्ट है। और फिर भी अगर यूआई पे गड़बड़ है तो गलती किसकी है? डिज़ाइनर की है। वो डेटा को अपनी डिज़ाइन में सही से मिक्स या इंक्लूड नहीं कर पा रहा। क्लियर है ये बात? तो असली जान यही है। एपीआई यही टेस्ट कर लिए तो तुम समझ लो एप्लीकेशन का लॉजिक क्या हो गया? टेस्ट हो गया। क्लियर है? इसीलिए तो एपीआई टेस्टिंग हो रही है। और देखो हमने एक बना भी दिया, फेच ऑल कॉन्टैक्ट्स। अभी 2 दे रहा है, कल को 4 अकाउंट और कॉन्टैक्ट और बना दो, फिर भेजोगे रिक्वेस्ट तो कितने पाओगे? 4। हाँ भाई 4 और बना दो, 2 पहले से हैं तो 4 2 6 पाओ। क्लियर? तब आगे देखते हैं, इसी को थोड़ा पढ़ते हैं और इसको पढ़ो। काउंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स विल बी इन द फर्स्ट कॉन्टैक्ट एंड कर्सर ऑफ द नेक्स्ट विल बी इन द लास्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द लिस्ट। चलो ठीक है। यूजिंग कर्ल के बारे में देखेंगे। ये तो जेसन रिस्पॉन्स दिया है ना। जैसे मान लो तुमको नहीं पता, नए पहुँचे कि भैया कहा दिया गया एपीआईज है, इनको क्या करो? टेस्ट करो। डॉक्यूमेंटेशन मिला है तो समझ लो डेवलपर ने तुम्हें सब कुछ तो दे दिया है, बता तो दिया है कैसा आना चाहिए। अब तुमको जो आ रहा है उसमें मिला के देखो, भैया वो कह रहा आईडी आना चाहिए, आईडी आ रहा है कि नहीं, है ना। टाइप आना चाहिए, टाइप आ रहा है कि नहीं। आईडी अगर 18 डिजिट की होनी चाहिए तो 18 डिजिट का आईडी आ रही है कि नहीं। आईडी तो हर कॉन्टैक्ट की क्या होगी? अलग अलग होगी ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग होंगे, लेकिन इसी फॉर्मेट में चीज़ आनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। एक हो गया। गेट कॉन्टैक्ट बाई आईडी, यार ये भी एक है। अच्छा कभी तुम लोग सर्च मारो, यहाँ तुमने देखा होगा कि कोई कॉन्टैक्ट है, सर्च करने का ऑप्शन होता है कि नहीं है? कॉन्टैक्ट का नेम या आईडी क्या करो, डाल के सर्च मारो, आता है कि नहीं आता? तो जब तुम कोई कॉन्टैक्ट की आईडी डाल रहे हो या जैसे किसी का आधार नंबर डाल के और सर्च बटन पे क्या कर रहे हो? क्लिक कर रहे हो, तो रिक्वेस्ट जा रही भाई। और उस रिक्वेस्ट में तुम क्या भेज रहे हो? भेज रहे हो ना उसकी क्या? आधार नंबर। और फिर वो उसकी डिटेल क्या, तो वहाँ पे एक एपीआई बनी है इसके लिए। वही एपीआई क्या कर रही है? आधार नंबर में से आधार नंबर ले रही है, जाके एक्सेल से क्या कर रही है? सारी डेटाबेस से डेटा, उसकी आधार की सारी उसकी डिटेल लेके आ रही है और एक जेसन में बना के दे रही है। तो एक काम करते हैं, जरा इसको भी ट्राई करते हैं। गेट कॉन्टैक्ट बाई आईडी। देखो बता रहा है कि भैया मेरा यूआरएल ये है। हर एपीआई अपनी एक चीज़ बोलेगी, क्या? यूआरएल। एपीआई की एक, हर एपीआई रिक्वेस्ट के पास एक सबसे बेसिक चीज़ क्या होगी? यूआरएल। और यूआरएल देखो कितना अच्छा लिखा है, dev/API/contacts/कर्ली ब्रेसेस में आईडी। इसका कहने का मतलब है कि ये आईडी क्या हो सकती है? बदल सकती है ना भाई,
हर कांटेक्ट की आईडी क्या होगी? अच्छा, अलग अलग होगी ना यार, जैसे हर आदमी का आधार नंबर क्या होता है, अलग अलग। तो वही कह रहा है यहाँ कि इसको ऐसा नहीं कुछ फिक्स रहेगा, ये हमेशा क्या होगा भाई, जिसका तुमको निकालना होगा उसकी आईडी यहाँ भेजनी होगी। तो चलो इसका भी यूआरएल बना लेते हैं। इसके लिए भी क्या करें, यहाँ पे फिर यहीं पे आएँ, राइट क्लिक करें, ऐड, हाँ ऐड रिक्वेस्ट एक और बना रहे हैं भैया। देखो पहले ये क्या, कौन सी है, गेट है। तो यहाँ भी क्या सेलेक्ट करना है, गेट। यूआरएल क्या है तुमको भी पता है भाई, बेस यूआरएल सबका क्या होता है, सेम होता है। तो इनका भी क्या होगा, सेम होगा। अच्छा, इसको नाम भी दे दें यार, क्या रखें, वही गेट कॉन्टैक्ट। भाई अच्छा सा नाम रखते हैं ना कि कल कोई रिक्वेस्ट देखे तो समझ जाए कि हाँ भाई ये इस एपीआई का काम क्या है। कॉन्टैक्ट की डिटेल ले आना किसके सहारे, आईडी के सहारे। लो जी, इसका ये हो गया बेस यूआरएल। और बेस यूआरएल पूरा नहीं है भाई, बेस यूआरएल कितना है, ये हो गया। आगे स्लैश और क्या भेजना है, आईडी। वैसे हम तुमसे कहें तुम जाके लॉगिन करके यूआई पे सर्च कर सकते हो ना, हम तुमको देखो यहीं से करके दिखा रहे हैं, अगर बस हमें उसकी आईडी मिल जाए। आईडी क्या है, एक मिनट इसको पहले सेव कर देते हैं। अभी हमने निकाला था ना, आईडी आई थी कि नहीं आई थी, हाँ यही है आईडी ना। लो ये छोड़ो, अब यहाँ देखो हम एक रिक्वेस्ट है, आईडी देखो क्या भेजे, यूआरएल उसका भेज दिए और साथ में क्या भेज दिए, आईडी। और मेथड क्या है, गेट, नाम ये दे दिए हैं। और लेकिन हाँ अब एक चीज़ है, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो ये लिख दें क्या, बेसिक ऑथ। और यहाँ पे देखो इतना समझदार है कि पहले वाले का क्या कर लिया, कॉपी करके पेस्ट कर लिया। चलो ये भी ठीक है। और अब अच्छा, गेट फेच ऑल कॉन्टैक्ट चल रहा था तो कितने लेके आ रहा था, 2 ना, क्योंकि 2 कॉन्टैक्ट बने थे। अब तो आईडी भेज रहे हो तो कितने आएंगे, 1 ना। देखो सेंड करो, देखो ये रिक्वेस्ट भेजेगा, यहाँ देखो नीचे क्या आएगा, रिस्पॉन्स। ओ किसमें आ रहा है, XML में, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये किसमें भेजता है, XML में। इन लोगों ने ऐसा बनाया है। अगर जेसन में चाहिए तो कहाँ जाना है भाई आपको, हेडर्स में, यहाँ लिखना है एक्सेप्ट और लिखना है application/json। अब जो आएगा किसमें आएगा, हेलो, हाँ हाँ बोलो। ये देखो, ये अब यहाँ पे 1 की ही डिटेल आई है, 2 की डिटेल नहीं है। क्लियर है? तो ये भी एक एपीआई है। तो वही है ना, जब तुम लोग आईडी के सहारे कभी भी क्या निकालते होगे, कॉन्टैक्ट की डिटेल निकालते होगे, तो उसके पीछे जब तुम वहाँ क्लिक करते होगे तो पीछे यही एपीआई क्या होती होगी, कॉल होती है, और वही ले आती है और उसी को HTML के साथ मिक्स करके वो लोग भेज देते हैं। यदि सर नेम से मैं भेज रहा हूँ, नेम से, अब मल्टीपल नाम होंगे तब अगर नेम से भेज रहे होगे तो हो सकता है इसीलिए नेम से ये क्या कर रहे होंगे, निकाल ही नहीं रहे होंगे। हो सकता है नेम से, नेम के लिए इन लोगों ने मेथड बनाया ही नहीं होगा, और फिर भी अगर बनाया भी होगा तो हो सकता है उस नेम से जितने हों क्या करेंगे। और ऐसा नहीं होता तुम्हारे साथ, कहीं सर्च करने जाओ उसी नाम के 10 लोगों को सर्च करोगे 10 रिजल्ट आता है कि नहीं, तो पीछे भी वही एपीआई क्या हो रही है, कॉल हो रही है। ठीक है, अब देखो इसकी हमको सारी एपीआईज देखनी है धीरे धीरे करके। और देखो यहाँ सब बता भी रहा है। अब फिर क्या आ रहा है, क्रिएटिंग है कॉन्टैक्ट, नया बना भी सकते हैं भाई, बिना लॉगिन किए, बिना भरे कुछ भी, यहीं से। इसके लिए भी एक रिक्वेस्ट आपको बनानी पड़ेगी। एपीआईज में क्या बनाते हो आप, रिक्वेस्ट ना। तो भाई यहाँ पे एक फिर से आ जाओ, सॉरी, ऐड रिक्वेस्ट, नाम देते हैं, नाम दे देते हैं क्रिएट कॉन्टैक्ट। एक बार में एक ही बनता है ना इसके कॉन्टैक्ट, ठीक।
और अब देख लो भाई, ये है URL दे रहा है, क्या है, एक काम करते हैं, URL क्या दिख रहा है इसका, वहीं से कॉपी पेस्ट करना, ठीक है। वैसे क्या है, यही तो नहीं है, सेम है ना, चलो सेम है। और इसके बाद अब देखो मेथड बता रहा है, क्या है, पोस्ट है। ये क्रिएट करने के लिए यहाँ से डेटा भेजोगे ना, तो क्या होगा, पोस्ट। तो यहाँ गेट से जगह से क्या सिलेक्ट कर दो, इसको सेव कर दो। यहाँ भी देखो क्या हो गया, पोस्ट ना। अच्छा ये हो गया। हेडर्स हैं, हेडर्स की अभी छोड़ो, आगे देखते हैं। अब बोल रहा है, अच्छा अब देखो, तुमको डेटा भेजना है ना, तुमको डेटा क्या करना है, भेजना है। याद है ना, परम्स हैं, परम्स नहीं देखे हम लोग अभी, क्या देखे हैं, ऑथ और हेडर्स। हेडर्स में हमने ये बताया कि हमको कैसा डेटा चाहिए, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखो, एक और दिख रहा है, बॉडी। इसी बॉडी के अंदर आप, बॉडी से ही आपको डेटा भेजना है। देख लो ध्यान से, ये आ जाओ, इस पर क्लिक करो, बॉडी पे, ठीक है। और डेटा किस में भेजना है, बोल तो रहा है, एक्सेप्ट कॉन्टैक्ट जेसन एज पोस्ट डेटा। पोस्ट में जो डेटा भेजना है आपको, तो जेसन भेजनी है। बॉडी में आप जाओगे, बॉडी में यहाँ ड्रॉप डाउन है, बहुत से ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें एक ऑप्शन है, एक है क्या, चलो अच्छा रॉ। और इसके बाद यहाँ पे आपको जेसन या जो भी हमें क्या भेजना है, जेसन, जेसन में डेटा भेजना है। वैसे इन लोगों ने हो सकता है, देखो बता रखा है, एक्सेप्टेबल रिक्वेस्ट रिप्रेजेंटेशन, मतलब वो बता रहे हैं कि सैंपल जेसन जो बॉडी भेजोगे डेटा कैसे क्या भेजना है, एक सैंपल इन्होंने क्या किया है, दे रखा है। और इस सैंपल में अपने हिसाब से क्या कर लो भाई, चेंज। चलो एक काम करते हैं, इसे क्या करें, यहाँ से कर लो इसे क्या, कॉपी, और आके कर लो यहाँ पेस्ट। अब आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है भाई। स्टार वैल्यू क्या है, 4 है। हो सकता है कॉन्टेक्ट नहीं स्टार देते हैं कहीं को, रेटिंग वेटिंग उसी टाइप का होगा। स्टार वैल्यू क्या है, 4 है। लीड स्कोर क्या है, 92 है। टैग्स क्या है, लीड और लाइकली बायर है। प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट नेम क्या है, सैमसन है, ठीक है। और लास्ट नेम क्या है, नोलन है। हम चेंज भी कर सकते हैं भाई, चलो हमने कर दिया फर्स्ट नेम राहुल, लास्ट नेम, आगे बढ़ो। यहाँ पे कोई हमने क्या डाल दी, ईमेल आईडी डाल दी, जो भी चेंज करना है कर दिया। एड्रेस वेड्रेस जो चेंज करना है कर दिया। फ़ोन नंबर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इस तरह से जो देना है वो सारी इन्फॉर्मेशन आप अपनी दे दो। और इसे क्या करो, फिर सेव करो। और आथ की बात कर लेते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं क्या, बेसिक आथ, ये आ चुका है। सेव कर लेते हैं भाई, बॉडी भी दे चुके हैं, सब कुछ है। और अब क्या करते हैं, इसको सेंड करते हैं। $200 आ गया, ओके आ गया। और इस रिक्वेस्ट में क्या किया, जो आपने भेजा था वो गया डेटाबेस में, क्या किया, स्टोर किया। और जो स्टोर किया है वो इन्फॉर्मेशन भेज दिया। जैसे अच्छा बताओ, हमने यार नया कॉन्टैक्ट बनाया ना, कॉन्टैक्ट आईडी दिया उसको, नहीं आईडी वाईडी हम देते नहीं है। आईडी तो सिस्टम क्या करता है, खुद जनरेट करता है ना। लेकिन देखो यहाँ आईडी आ गया कि नहीं, रिस्पॉन्स काम हो चुका है। अगर अब चाहो तो जाके चेक कर सकते हो, एजाइल सीआरएम के डैशबोर्ड पे आओ और कॉन्टैक्ट्स पे आओ। आ गया कि नहीं आ गया, तो वही कॉन्टैक्ट यहाँ से क्रिएट कर रहे थे ना, वही वहाँ से कर लिए, वहीं से हमें पता चल गया कि काम हो गया है। तो अगर वहाँ से चल रहा है तो यहाँ से चलेगा ही, क्योंकि ये भी उसी को कॉल करते हैं जिसको अब हम लोग क्या कर ले रहे हैं, खुद ही डायरेक्ट कॉल कर ले रहे हैं। इसीलिए एपीआई टेस्टिंग हो रही है।
असली लॉजिक तो डेवलपर ने किस में लिखा है? एपीआई में ही लिखा है। वो सही चल रही है तो मतलब चीज़ क्या है, फिर फिट है। इसीलिए तो होता है कि हम लोग को टेस्ट पहले क्या करते हैं, एपीआई टेस्टिंग कर लेते हैं। देखो सोचो, यही एपीआई टेस्टिंग ना होती तो क्या होता। मान लो एक बड़ा एप्लीकेशन है जिसके अंदर 1000 क्या है, टेस्ट केसेस है। डेवलपर ने बना दिया, अब आपके पास टेस्ट करने को आया। अगर आप मान लो ऑटोमेशन ही कर रहे हो, आपने 1000 टेस्ट केसेस को ऑटोमेट कर रखा है, तो रिग्रेशन आप कर रहे हो तो 1000 टेस्ट केस चलेंगे। अगर एक टेस्ट केस 2 मिनट भी ले रहा तो भी कितना टाइम लगेगा? 2000 मिनट। घंटे में देखोगे तो 30-35 घंटे हो जाएंगे। हैं, 32-33 घंटे बाद तुमको रिजल्ट आएगा कि क्या सही था क्या गलत। आज चलाए, परसों रिजल्ट आएगा, हो सकता है या कल आएगा। तो जब रिजल्ट आएगा तब हम सही गलत देखेंगे, तब रिपोर्ट करेंगे ना। तब हम गलती क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे ना। तब आगे डेवलपर एक्शन लेंगे कब? 35-36 घंटे बाद। लेकिन वो 1000 फंक्शनलिटीज एपीआईज में बनी थी। अगर हम उन्हीं का एपीआई ऑटोमेशन कर दें, उन्हीं का क्या कर दें, एपीआई ऑटोमेशन कर दें, तो क्या होगा? वही 1000 मान लो एपीआईज हैं तो हार्डली टाइम लेंगी 1.5 घंटे, 2 घंटे। यहाँ 2 घंटे बाद ही मेरे पास रिजल्ट आ गया कि नहीं? 2 घंटे बाद ही हमने डेवलपर को चीज़ बता दी और उसके उसी समय वो फिक्स करने में लग गया, तो काम फास्ट हो गया कि नहीं हो गया, है ना। इसलिए एपीआई टेस्टिंग यूज होती है। और एपीआई की सबसे बड़ी पावर क्या है? उसकी सिंप्लिसिटी। याद रखना, सारे फायदे वहीं से निकल के आते हैं। इतना आसान है कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, झंझट नहीं। जेसन में डेटा देता है, जेसन में डेटा लेता है। चलो क्लास खत्म करने से पहले एक चीज़ आप लोग को इसके बारे में बताते हैं। जैसे एक मान लो हमें एक एप्लीकेशन बनवाना, मान लो किसी भी पर्पज़ से एक सॉफ्टवेयर बनवाना हो, तो हमने सोचा है एक वेब बनवाएंगे और एक क्या बनवाएंगे, मोबाइल पे ऐप बनवाएंगे। ठीक है, तुम्हें पता है मोबाइल ऐप अलग चीज़ है, वेब पे चलने वाली चीज़ क्या है, अलग है। लेकिन एप्लीकेशन क्या है, सेम है ना। फंक्शनलिटी क्या है, सेम है ना। अब अगर हम चाहें, अगर बेवकूफ़ आदमी है तो एक वेब वाली टीम अलग रख दें और एक उसकी मोबाइल वाली टीम अलग, वो अलग डेवलप कर दे, ये अलग डेवलप कर दे, लेकिन चीज़िया तो फंक्शनलिटी तो सेम ही है ना। अगर हम चाहें तो वो भाई फंक्शनलिटी क्या है, मोबाइल ऐप से भी कर रहे हो तो क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट जा रही है, डेटाबेस में जा रहा है, डेटाबेस से उठ के आ रहा है। वही वेब पे कर रहे हो तब भी वही तो हो रहा है, कुछ और हो रहा है, सेम ना। समझदार आदमी होगा ना तो कहेगा भाई ये फंक्शनलिटी क्या है, अच्छा ये फंक्शनलिटी है, रजिस्ट्रेशन ये वो, उसका कोड वो लिख के उसके लिए एपीआईज क्या करेगा, बना देगा और बोलेगा लो वेब वाले भी तुम भी इसी को कॉल कर लेना और मोबाइल वाले तुम भी इसी को कॉल कर लेना। आखिर तुमको डेटा ही तो दिखाना है। ये एपीआई दोनों को डेटा देगी कि नहीं देगी, सोचो जरा। 2 बार चलो इस पे कल डिस्कस करेंगे। मतलब समझ रहे हो, कॉस्ट क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी डेवलपमेंट की, मेंटेनेंस की, हर चीज़ की। यही तो वजह है, इस वजह से इस समय क्या हर जगह यूज़ हो रहा है, सिर्फ एपीआई। तो अब आप